Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your civics power sharing. बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टोरी ऑफ बेल्जियम को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन having a population of 2 crores about the same as in हरियाणा। कहता है कि श्रीलंका जो है वह एक आइलैंड नेशन है, मतलब एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ पानी है। मतलब श्रीलंका जो है वह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है। कहता है कि इसकी आबादी जो है वह 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा की आबादी के बराबर है। मतलब हमारा जो स्टेट हरियाणा है उसकी भी आबादी जो है वह 2 करोड़ है। तो कह रहा है कि हरियाणा की जितनी आबादी है श्रीलंका की भी आबादी उतनी ही है। कहता है कि श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यानी कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि श्रीलंका में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका कल्चर जो है वह अलग अलग है। यानी कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका में लार्ज स्केल पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, भले ही यह एक छोटा देश है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। कहता है कि श्रीलंका में जो 2 मेन समुदाय हैं, एक है सिन्हाला स्पीकर्स, मतलब वैसे लोग जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं, इनकी आबादी जो है वह 74% है। और दूसरे हैं तमिल स्पीकर्स, मतलब जो कि तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, इनकी आबादी जो है वह 18% है, 18% है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। कहता है कि आप देखेंगे कि तमिल्स के अंदर 2 ग्रुप्स और हैं। एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स का मतलब वैसे तमिल्स जिनके पूर्वज जो है वह स्टार्टिंग से ही श्रीलंका में रह रहे थे, और इंडियन तमिल्स का मतलब हुआ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में या उससे पहले वैसे तमिल्स जो कि भारत से आप देखेंगे कि वहाँ के प्लांटेशन वगैरह में काम करने के लिए गए थे और वहाँ पर जाकर बस गए, तो उनकी जो संतानें जो हैं उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जिसकी आबादी 2 करोड़ है, और श्रीलंका में लार्ज स्केल पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। 2 मेन ग्रुप्स हैं वहाँ पर, एक है सिन्हाला स्पीकर्स और एक है तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स की तादाद जो है वह 74% है, तमिल स्पीकर्स की तादाद जो है वह 18% है। अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं इसमें भी 2 सब ग्रुप्स हैं। देयर आर 2 सब ग्रुप्स अमंग तमिल्स। फर्स्ट वन इज श्रीलंकन तमिल्स एंड सेकेंड वन इज इंडियन तमिल्स। मैंने आपको बताया कि श्रीलंकन तमिल्स किसको कहते हैं और इंडियन तमिल्स किसको कहते हैं। कहता है कि श्रीलंका में आप देखेंगे कि जो सिन्हाला कम्युनिटी जो है वह मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जबकि जो तमिल कम्युनिटी जो है वह माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अब हम लोग इसी में एक टॉपिक है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में जिस कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है, अगर वह अपने कल्चर को माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर थोपने की कोशिश करती है, तो फिर उसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं, जहाँ पे माइनॉरिटी जो है वह लगभग सेकेंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाते हैं। कहता है श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। कहता है कि श्रीलंका जो है वह आज़ाद 1948 में हुआ। वह एक आज़ाद मुल्क 1948 में बना। मतलब हमारा देश जो है वह 1947 में आज़ाद हुआ था,
उसके 1 साल के बाद जो है वो श्रीलंका आज़ाद हुआ। द सिन्हाला कम्युनिटी वाज इन द मेजॉरिटी सो दे हैड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। कहता है कि सिन्हाला कम्युनिटी की आबादी जो है वह ज़्यादा थी, तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली उन्हीं की सरकार बनी, उन्हीं के कम्युनिटी के लोगों की सरकार बनी। दे आर फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज डैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। कहता है कि ये जो सरकार जो थी वह आप देखेंगे कि सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर करती थी, यानी कहने का मतलब है कि जॉब्स वगैरह में या जो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो लोग भी अप्लाई करते थे उसमें सिन्हालाज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, तमिलों को इग्नोर कर दिया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। कहता है दीज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। कहता है कि ये जो सरकार का जो कदम था, यानी कहने का मतलब तमिलों को इग्नोर कर देना, मेजॉरिटेरियनिज्म के पॉलिसी को अपनाना, मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करना, तो आप देखेंगे कि इससे तमिल जो है वह धीरे धीरे जो है अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट डैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। कहता है कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनका ये मानना था कि उनको जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स सरकार नहीं दे रही है, यानी कहने का मतलब उनको एक तरह से सेकेंड क्लास सिटीजन बनाकर रख दिया गया है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, जॉब में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट्स। और कहता है कि दूसरे अपॉर्चुनिटीज में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा श्रीलंकन तमिल्स का मानना था, और उनके हितों को इग्नोर किया जा रहा है, उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। ड्यू टू विच द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज बिकम पुअर। अब कहता है कि अब देखेंगे कि इसके वजह से क्या हुआ कि सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप जो था देखेंगे कि उसमें दरार पड़ गया, रिलेशनशिप जो है वह कमज़ोर हो गया। श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी एक नई पार्टी लॉन्च की और उन्होंने जो है मांग की कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। वहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया गया और सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। तो चूँकि कोई भी पार्टी जो है, जो मेन पार्टी थी श्रीलंका की, वह तमिलों की बात नहीं कर रही थी, तो तमिलों ने अपनी एक पार्टी बनाई और उन्होंने ये मांग की कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जिस लैंग्वेज में सरकार काम करती है वह ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाता है, सरकारी जबान। ठीक है, जैसे आप देखिएगा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो है 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। आप बिहार में देखिएगा, बिहार की जो सरकार जो है उसके 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, एक है हिंदी और दूसरा है उर्दू। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जिस लैंग्वेज में गवर्नमेंट काम करती है। कहता है कि उनके डिमांड को जो सरकार जो थी उसने मानने से इनकार कर दिया, बार बार मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आप देखेंगे कि वहाँ पर सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, तमिल और जो सिन्हालाज थे उनके बीच में टेंशन वगैरह क्रिएट हुआ, सिविल वार हुआ। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है इस दौरान मारे गए, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, बहुत सारे लोगों को देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना पड़ा। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने बेल्जियम के केस में देखा था कि फ्रेंच जो थे वह सत्ता में थे, लेकिन जब डचों ने कहा कि आप पावर को शेयर कीजिए, मतलब सब पावर आपके पास नहीं होना चाहिए, आप हमको भी पावर दीजिए, तो देखेंगे कि फ्रेंच जो है वह तैयार हो गए और नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम जो है वह टूटने से बच गया। वहाँ पे सिविल वार जैसी स्थिति नहीं आई। यहाँ पर आप देखिए कि जो श्रीलंका में जो है वह मेजॉरिटेरियनिज्म के पॉलिसी को सरकार फेवर कर रही थी। जब तमिलों ने मांग की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो
सिन्हालाज थे वह जो है तमिलों के साथ पावर शेयर करने को तैयार नहीं हुए और नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जो है श्रीलंका जो है वह जो है बहुत साल पीछे चला गया। तो हमने देखा कि पावर शेयरिंग जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग जो है वह फ्यूचर में होने वाले कन्फ्लिक्ट को कम कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए? तो आंसर ये होगा कि पावर शेयरिंग जो है वह फ्यूचर में होने वाले कन्फ्लिक्ट को, झगड़ों को कम कर देता है, उसके पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। जैसे देखिए, हमने बेल्जियम के केस में देखा पावर शेयरिंग हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। हमने श्रीलंका के केस में देखा कि पावर शेयरिंग नहीं हुआ। हमने बेल्जियम के केस में देखा था पावर शेयरिंग हुआ, हमने श्रीलंका के केस में देखा कि पावर शेयरिंग नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर सिविल वार वगैरह हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू।